सद्दाम हुसैन के कत्ल के बाद नेतन्याहू की नज़र अब तेहरान पर और भी ज़्यादा टिक गई थी। लेकिन इस कहानी में एक और नाम बार बार सामने आता है, मुअम्मर गद्दाफी। उस वक्त लीबिया सिर्फ एक अरब मुल्क नहीं था, बल्कि उसके पास तेल की बड़ी दौलत, बड़ा रकबा और गद्दाफी जैसा एक ऐसा हाकिम था जो वाशिंगटन, लंदन और तेल अवीव की हर बात मानने के लिए तैयार नहीं था। गद्दाफी की मौजूदगी नेतन्याहू को काफ़ी बेचैन करती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता था कि अगर ईरान पर सीधा हमला किया गया तो गद्दाफी एक मजबूत दीवार बनकर बीच में आ खड़े होंगे। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह डर भी सता रहा था कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो गद्दाफी के इलाके का इस्तेमाल कर ईरानी मिसाइल इजराइल को निशाना बना सकती हैं, जिससे ग्रेटर इजराइल का पूरा एजेंडा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसी खौफ और अपने एजेंडा को पूरा करने की होड़ में नेतन्याहू ने एक बार फिर वही पुरानी चाल चली जो वो इराक में चल चुके थे। लीबिया के खिलाफ भी न्यूक्लियर वेपन वाला गड़ा मुर्दा उखाड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले सुनिए कि नेतन्याहू ने लीबिया के बारे में क्या कहा था। Libya's, while no one is watching, under the cloak, is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. यानी नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दिया था कि जब दुनिया का ध्यान कहीं और है, तब लीबिया चुपके से और बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत हासिल करने में जुटा हुआ है। हालांकि दिसंबर 2003 में गद्दाफी ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान भी किया और इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और IAEA ने मिलकर लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा सामान बाहर निकाल लिया था। लेकिन नेतन्याहू ने इस सच को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया को डराना, वरगलाना और बहकाना जारी रखा ताकि लीबिया के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। नेतन्याहू की इस खतरनाक घेराबंदी और वेस्ट के फैलाए गए डर का नतीजा जल्द ही दुनिया के सामने आने लगा। सन 2011 में जब अरब स्प्रिंग की लहर पूरे मिडल ईस्ट में फैली तो लीबिया भी इसकी चपेट में आ गया। मुल्क में बगावत हो गई। अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। इस बगावत का बाहरी ताकतों ने पूरा फायदा उठाया। बागी व साथ देने नेटो कंट्रीज सामने आए और दुनिया को बताया गया कि लीबिया के बेकाबू हो चुके हालात को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेटो के फाइटर जेट्स ने लीबिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसने गद्दाफी की फौज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अक्टूबर 2011 में गद्दाफी के काफिले पर हमला किया गया। हमले के बाद बागियों ने गद्दाफी को पकड़ लिया और बेहद बेरहमी से सड़क पर उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। गद्दाफी की इस खौफनाक मौत की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उधर नेतन्याहू की चाल एक बार फिर रंग लाई और बिना खुद सीधे मैदान में उतरे उन्होंने अमेरिका और नेटो की ताकत का इस्तेमाल करके अपने रास्ते के एक और सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए हटा दिया। गद्दाफी के मारे जाते ही लीबिया, जो कभी अरबी और अफ्रीका की सबसे अमीर और तरक्की पसंद मुल्कों में गिना जाता था, वो पूरी तरह तबाह हो गया। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची और अलग अलग कबीलों और गुटों के बीच हुकूमत हथियाने की जंग छिड़ गई। जिस लीबिया में मुफ्त एजुकेशन, बेहतरीन इलाज और मजबूत इकॉनमी थी, उसे अचानक वायलेंस, अनार्की और गरीबी के कबीलाई दौर में धकेल दिया गया। आज गद्दाफी के जाने के बरसों बाद भी लीबिया खुद को संभालने में नाकाम है और वहाँ के आम लोग रोज़ाना की तबाही और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इस पूरी तबाही से बागियों को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय एक सबक के। ईरान में अवाम जब सड़कों पर उतरी तो लीबिया के बागी चीख चीख कर कह रहे थे, जो गलती हमने की है वो तुम न करना। लेकिन इस तबाही का सबसे बड़ा फ़ायदा तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनके ग्रेटर इजराइल के एजेंडे को मिला। अब ईरान पर हमले का मैदान बिल्कुल साफ था। ईरान मैदान में अकेला खड़ा था
दूसरे अरब मुल्क हमलावरों के पाले में अपना मुंह छुपाए बैठे थे। तकरीबन 44 साल के बाद अब वक्त था ईरान पर हमला करने का।